नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 फरवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए लिया सराहनीय फैसला, गांव में ही बनेंगे परीक्षा केंद्र। हाईटेक हुई हरियाणा की तहसीलें, रजिस्ट्री के लिए अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। पेपरलेस के बाद अब फेसलेस रजिस्ट्रेशन की तैयारी, घर बैठे होगा काम। हरियाणा सरकार का नया आदेश जारी, इन कर्मचारियों की बदली रिटायरमेंट की उम्र। गांव-गांव पहुंचेगा आयुर्वेद, हरियाणा के 26 और गांव में खुलने जा रहे हैं आयुष औषधालय। सेहतमंद होगा हरियाणा का ग्रामीण अंचल। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, खेत में टावर लगाने पर मिलेगा अब कलेक्टर रेट का 200% मुआवजा। कुमारी शैलजा ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उठाए सवाल, बोली हरियाणा पंजाब के किसानों पर पड़ सकती है मार। हिसार से दक्षिण भारत जाएगी स्पेशल ट्रेन, नांदेड़ साहिब, खाटू श्याम और अजमेर में होगा ठहराव। हरियाणा के श्रमिकों को बड़ी राहत, सरकारी दफ्तरों के चक्करों से मिलेगी मुक्ति। बेटे की शादी हो या फिर बच्चों की पढ़ाई, हरियाणा में अब समय पर मिलेगी आर्थिक मदद। हरियाणा बीजेपी विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, रिकाउंटिंग न करवाने की मांग खारिज हुई। 32 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। सैमसंग गैलेक्सी F70e भारत में 9 फरवरी को होने जा रहा है लॉन्च। लेदर फिनिश डिजाइन के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh की मिलेगी बैटरी। एक्सपेक्टेड प्राइस 15,000 रुपये। 7 सीटर कार निसान ग्रेवाइट 17 फरवरी को आएगी। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। मारुति अर्टिगा को देगी टक्कर। 6 से 9 लाख रुपए के बीच हो सकती है कीमत। और अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर भारत 10वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। 6 फरवरी को इंग्लैंड से होगा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। पूरा हरियाणा इस समय घने कोहरे के आगोश में सिमट गया है। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई इलाकों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद अब बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दिन में धूप निकलने के कारण ठिठुरन कम महसूस हुई है। तापमान की बात करें तो राज्य के हिसार जिले की रातें सबसे ठंडी रही है। सुबह के समय गोरखधाम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 3 घंटे लेट चली, तो वहीं हरियाणा रोडवेज की बसों का भी यही हाल रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 5 फरवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे हल्की नमी और ठिठुरन कायम रहेगी। वहीं 6 और 7 फरवरी को मौसम सामान्य रहेगा, तो वहीं 9 फरवरी को फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर अभी ठंड के हालात अभी जारी रहेंगे। सुबह शाम कोहरा अधिक रहेगा। बदलते मौसम एवं घने कोहरे को देखते हुए किसानों के लिए सलाह दी गई है कि पशुओं को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए उन्हें रात में अंदर रखें। इसके साथ ही पशुओं को ठंडे पानी के बजाय हल्का गर्म पानी पिलाया जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की 10वीं व 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं जल्द शुरू होने वाली है। इन परीक्षाओं में बोर्ड इस बार एक अच्छी पहल करने जा रहा है। बोर्ड द्वारा बेटियों को लेकर एक अच्छा फैसला लिया गया है। 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए अब बेटियों को दूसरे गाँव नहीं जाना होगा। जिन गाँव में बोर्ड परीक्षा देने वाली छात्राओं की संख्या 100 से अधिक है, उनके लिए गाँव में ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने खाका बना लिया है। ऐसे गाँव में स्कूलों से विशेष रूप से लिस्ट की मांग की गई है, जहाँ पर परीक्षा देने वाली लड़कियां यानी छात्राएं 100 से ज्यादा हैं। इसके साथ ही जिन गांव में 100 से कम छात्राएं हैं, तो उनके परीक्षा केंद्र भी गांव के पास ही बनाए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से प्रारंभ होने जा रही हैं। 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होकर 1 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक चलेंगी। हरियाणा सरकार की तरफ से दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए एक नया बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज में बदलाव किया है। अब ये कर्मचारी 60 साल नहीं बल्कि 58 साल की आयु में रिटायर होंगे। इसका अर्थ है कि अब दिव्यांग कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल निर्धारित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए हरियाणा सिविल सेवा सामान्य संशोधन नियम 2026 के रूप में एक नई रोजगार व्यवस्था को लागू किया है। खबरें आ रही है कि 70% या उससे ज्यादा विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी और दृष्टिहीन कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। इस चेंज में ग्रुप डी के कर्मचारियों को न्यायिक अधिकारियों को राहत प्रदान की गई है। ग्रुप डी के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी 60 साल की उम्र में ही रिटायर होते रहेंगे। नए बदलाव के मुताबिक एक आंख वाले कर्मचारियों को अंधे या फिर दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन तत्काल प्रभाव से सभी विभागों में लागू कर दिया गया है।
हरियाणा के श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल कर दिया है। इससे श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, शादी और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सरकारी सहायता निर्धारित समय में दी जाएगी। नई व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए यूनिफॉर्म, किताबें, छात्रवृत्ति तथा व्यावसायिक कोर्सों के लिए सहायता राशि 60 दिनों में अब उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी या फिर एचपीएससी की तैयारी के लिए आर्थिक मदद समय पर दी जाएगी। इस सेवा के अधिकार के अंतर्गत में विवाह, इलाज जैसे महिलाओं की डिलीवरी, चश्मा, दांत का इलाज और खेलकूद जैसे अन्य खर्चों के लिए भी सहायता राशि अब 60 दिनों में मिल जाएगी। दिव्यांगों के लिए तिपहिया वाहन, सिलाई मशीन जैसे उपकरण भी समय पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। साथ ही मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को 15 दिन में मृत्यु संबंधित सहायता, सामाजिक सुरक्षा लाभ सहायता उपलब्ध करवा दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे सेवाएं अधिक पारदर्शी, सम्मानजनक, समयबद्ध और जिम्मेदारी के साथ श्रमिकों तक पहुंचेंगी। इससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही सरकारी कामों में देरी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। इन सब के अलावा श्रमिकों को सभी सेवाओं का फायदा समय सीमा के अंतर्गत मिलेगा। हरियाणा सरकार ने पारदर्शिता और तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। तहसीलों में अब पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के सफल क्रियान्वयन के बाद अब फेसलेस यानी चेहरा रहित यानी फिजिकल आने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन शुरू करने की योजना बनाई है। फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत अगले महीने फरीदाबाद जिले से होने जा रही है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि यदि फरीदाबाद में प्रयोग सफल रहता है तो जल्द ही पूरे हरियाणा प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा। इस कदम से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, फिजिकल हस्तक्षेप कम होगा और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद की एक तहसील में 3 महीने के लिए लागू किया जाएगा। इस समयावधि में इसकी कार्यप्रणाली की निरंतर निगरानी रखी जाएगी और उसी के परिणाम के आधार पर अन्य जिलों में विस्तार करने का फैसला लिया जाएगा। इस नई प्रणाली के माध्यम से पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अब डिजिटल किया जाएगा। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश में हरियाणा में 66 केवी या फिर उससे अधिक क्षमता के हाई टेंशन बिजली लाइनों और टावरों से प्रभावित किसानों के लिए नई मुआवजा नीति लागू कर दी गई है। अब खेतों में बिजली टावर स्थापित होने पर किसानों को भूमि के कलेक्टर गाइडलाइन मूल्य का 200% मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले की व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक है। ये मुआवजा टावर के आधार यानी बेस क्षेत्र और उसके चारों ओर अतिरिक्त 1-1 मीटर भूमि के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइनों से प्रभावित भूमि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 30%, नगर निगम व मेट्रो क्षेत्रों में 60% और अन्य शहरी क्षेत्रों में 45% मुआवजा निर्धारित किया गया है। पटवारी द्वारा सत्यापित फसल क्षति और भूमि मूल्य में आई कमी के लिए भी किसानों को अलग से मुआवजा दिया जाएगा। यह नीति सभी नई ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं पर लागू होगी। इस नई मुआवजा नीति के अनुसार फसल क्षति का मुआवजा संबंधित पटवारी या राजस्व अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा। स्वीकृत राशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शहद पर भी भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। इससे मार्केट में शहद का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा और कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा। सरकार की ओर से शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपए प्रति किलो निर्धारित कर दिया गया है। यदि बाजार में शहद का मूल्य इससे कम रहता है तो पात्र मधुमक्खी पालकों को भावांतर भरपाई योजना के तहत अंतरराशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। मधुमक्खी पालन व्यवसाय करने वालों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए मधु क्रांति पोर्टल और भावांतर भरपाई योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवेदनकर्ता किसान हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थियों का विभाग द्वारा सभी आवेदनों का 30 जून तक सत्यापन किया जाएगा। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि आयुष औषधालय भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुरक्षित, सस्ता और सुलभ बनाकर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में राजकीय आयुष औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 जिलों में 26 आयुष औषधालय और खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शेष जिलों में भी जल्द ही मैपिंग करवाकर ये औषधालय खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिला के 5 गाँव लिसाण,
करवारा, मानकपुर, रोडाई, जयसिंहपुरा, झाबुआ और महेंद्रगढ़ जिला के 6 गांव सुरजनवास, गुढ़ा, बूचावास, बवानिया, रामबास व रसूलपुर और करनाल जिला के 1 गांव फफड़ाना, कुरुक्षेत्र जिला के 4 गांव अजराना कला, कालसा, नलवी, मोहरी तथा यमुनानगर जिले के 10 गांव माहीयुद्दीनपुर, रतनगढ़, भांगड़ा, तलकपुर, खुर्दबन, ताजेवाला, हडोली, लेडी, कोट बासवा सिंह और गांव डारपुर में राजकीय आयुष औषधालय खोले जाएंगे। आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में आयुष पद्धति को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा से गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। देवेंद्र अत्री ने साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस चुनौती के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि हाईकोर्ट की कार्रवाई को रोका जा सके। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी जिसके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब हाईकोर्ट इस मामले में अगली तारीख देने के लिए स्वतंत्र है। याचिका खारिज होने पर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं। बता दें कि उचाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह 32 वोटों से हार गए थे। इस चुनाव में 600 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी तो इनमें से 215 वोट त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या फिर कैंसिल हो गए थे। ब्रजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, कहा था कि जो कैंसिल या फिर रिजेक्ट वोट होते हैं यदि उसका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो फिर गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर ही करनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वोटों की जीत हार का अंतर मात्र 32 वोटों का है, इसलिए यह काउंटिंग जरूरी थी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। भाजपा की एमएसपी और किसानों की आय दोगुना करने की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेड डील में पारदर्शिता और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा जरूरी है। ट्रेड डील को लेकर आ रही सूचना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यदि बिना पर्याप्त सुरक्षा के कृषि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया तो इसका सीधा असर किसानों और खेती पर पड़ेगा। विशेषकर ये हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौते की घोषणा एक तरफा बयानबाजी के रूप में सामने आई है और अमेरिकी पक्ष संकेत दे रहा है कि भारत टैरिफ तथा नॉन टैरिफ बैरियर को शून्य करने पर सहमत हो रहा है, जो राष्ट्रीय हितों के लिए बड़ा खतरा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि यदि भारतीय बाजार व्यापक रूप से खोला जाता है तो इसका सीधा प्रभाव देश के उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्यमों, व्यापारियों तथा किसानों पर पड़ना तय है। यदि अमेरिका से बड़े पैमाने पर आयात बढ़ाया जाता है तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के संकल्प पर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे। देश और संसद को जानने का पूरा अधिकार है कि किन शर्तों पर क्या सहमति बनी है। सरकार को बिना देरी किए इस विषय पर श्वेत पत्र जारी कर सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि और नागरिक इस पर सूचित चर्चा कर सके। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि यहाँ धारूहेड़ा शहर की सड़कों पर 1500 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी जिससे पूरा शहर दूधिया रोशनी से जगमगा उठेगा। इससे पिछले कई दिनों से आ रही अंधेरे की समस्या से राहत मिलेगी और सड़क सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत होगी। यह योजना नगर पालिका द्वारा शुरू की गई है। नई स्ट्रीट लाइटें लगने से जहाँ आम जनता को फायदा होगा, साथ ही वाहन चालकों की सुरक्षा एवं सुविधा भी बढ़ेगी जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। इसके साथ ही चोरी, अपराध या फिर छेड़छाड़ जैसी अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। खासकर उन क्षेत्रों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर्याप्त रोशनी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां अंधेरे के कारण हादसा होने का खतरा ज्यादा होता है। नई लाइटें लगने से उन्हें सुरक्षा महसूस होगी। कई बार देखा गया है कि सड़क पर कई दुकानें होती हैं लेकिन पूरी तरह से रोशनी न होने के कारण दुकानदार समय से पहले ही अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। ऐसे में यदि स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी तो स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे शहर का विकास और तेज होगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम धारूहेड़ा को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में संविदा आधार पर मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। एमटीएस यानी सफाई कर्मचारी के लिए आवेदक साक्षर से लेकर 10वीं पास कोई भी योग्यता धारक हो सकता है तथा उसे 2 साल का सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए। आवेदन शुल्क का भुगतान 295 रुपए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। SC, ST व दिव्यांग वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में भुगतान करने में छूट दी गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है।
नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा फास्टैग से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें अब कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों के लिए अलग से केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे यात्रियों को सफर की सुविधा बढ़ेगी और टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानी कम होगी। अधिकारियों का कहना है कि फास्टैग प्रक्रिया को आसान और तेज करने के लिए ये बदलाव किया गया है। पहले फास्टैग एक्टिव रखने के लिए बार बार केवाईसी अपडेट करवानी पड़ती थी। नए नियमों में ये सब समस्याएं खत्म कर दी गई है। केवाईसी की बार बार अपडेट करवाने की समस्या को अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सरकार ने अन्य तरह के नए उपाय भी किए हैं, जिसमें फास्टैग को सीधे वाहन रजिस्ट्रेशन डाटा और सिस्टम रिकॉर्ड से जोड़ दिया गया है, जिससे कि फास्टैग के गलत इस्तेमाल, डुप्लीकेट टैग और फर्जी लेन देन पर नजर रखी जा रही है। नए बदलाव के बाद अब फास्टैग जारी करने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और तेज होगी। इससे हाईवे पर सफर अब पहले के मुकाबले और अधिक सुविधाजनक और बिना किसी बाधा के होगा। दक्षिण मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए ट्रेन संख्या 07705 व 07706 काकीनाडा टाउन हिसार काकीनाडा टाउन स्पेशल ट्रेन के संचालन समय को बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 19 फरवरी से 29 मार्च 2026 के अंत तक अपनी सेवाएं देती रहेंगी, जिससे हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से हिसार के बीच रेलवे प्रशासन स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इस ट्रेन का राजस्थान के बड़े स्टेशनों पर ठहराव भी होगा। इस ट्रेन का फायदा विशेषकर तीर्थ यात्रियों को मिलने वाला है। इस रूट पर हुजूर साहिब नांदेड़, रिंगस, अजमेर शरीफ और आंध्र प्रदेश के प्रमुख मंदिर आते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। ट्रेन में कुल 24 डिब्बे रहेंगे। बता दें कि 21 फरवरी से बाबा खाटू श्याम का मेला भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को इस ट्रेन का बड़ा फायदा होगा। हिसार और आसपास के क्षेत्रों के बहुत सारे लोग व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के लिए दक्षिण भारत, विशेषकर हैदराबाद और आंध्र प्रदेश आते हैं। यह ट्रेन उन्हें बिना ट्रेन बदले सीधा विकल्प देती है। मार्च के दौरान होली की छुट्टियां और गर्मियों की शुरुआत के कारण भी ट्रेनों पर भारी भीड़ रहती है। इस स्पेशल ट्रेन से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। यात्री अपनी टिकट की बुकिंग रेलवे के अधिकृत काउंटरों या फिर IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 83,818 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 48 अंक की बढ़त रही और ये 25,776 के स्तर पर क्लोज हुआ। ऑटो, एनर्जी और FMCG शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। वहीं IT और बैंकिंग शेयर्स में भी गिरावट रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में बढ़त रही। निफ्टी 50 शेयरों में 38 चढ़कर बंद हुए। वहीं सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 5,096 रुपए बढ़कर 1,56,625 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,51,529 के स्तर पर था। सोना 2 दिन में 7,879 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 18,497 रुपए बढ़कर 2,82,462 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। इससे पहले इसकी कीमत 2,63,965 रुपए पर थी। 2 दिन में ये 22,962 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,43,469 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।